गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट का जो साइकोलॉजी पार्ट है उसका 1 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उसका अधिगम से संबंध। राइट, वेरियस स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। राइट, ये जो टॉपिक हमारा है ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ में आए और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। राइट, तो देखिए, सबसे पहले बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं है ना। तो बालक के जो विकास होता है उसके कितनी अवस्था होता है, तो बालक के विकास का मुख्य रूप से 4 अवस्था होता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, लेकिन अधिगम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, शिक्षा के अनुसार अगर हम देखें तो बालक का जो विकास की अवस्था होता है वो 3 ही मुख्य होता है। ठीक ना, शिक्षा मनोविज्ञान में 3 ही स्टेज को डिस्कस किया जाता है, 3 ही स्टेज को प्रमुख माना जाता है। इसलिए साइकोलॉजी में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का उल्लेख मिलता है। राइट, और सीटेट में यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बालक के विकास का विभिन्न अवस्था कौन कौन से हम लोग सीखेंगे: शैशवावस्था और इसके दौरान जो अधिगम होता है। अब यहाँ समझिए कि शैशवावस्था और इसके दौरान जो अधिगम होता है इससे हमें क्या मतलब है। हाँ, हमें इसी से मतलब है, हमको शैशवावस्था को पहचानना होगा और उसमें बच्चा का किस तरह का विचार उत्पन्न होता है, वह किस चीज़ों के साथ पढ़ना चाहता है, उसका किस चीज़ के तरफ उसका इंटरेस्ट होता है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ डेवलप होती है। ये सारे बात हमको इस अवस्था के अंदर जानना होगा और एजुकेशन से उसको रिलेट करना होगा। ठीक ना, हम किस मेथड से उसको एजुकेशन दे सकते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है और इसमें जो होता है कि बच्चे खेल खेल में अधिक सीखते हैं, है ना। उसी तरह से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्था को हम डीपली से देखेंगे और इसमें अधिगम, इसके दौरान जो अधिगम है, क्या बच्चा सीखता है, कैसे सीखता है, उसका इंटरेस्ट किसके प्रति होता है, ये सारी चीज़ को हम देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, विकास के विभिन्न आयाम। विकास का जो आयाम है वो सारे आयाम को हम देखेंगे। राइट, तो विकास की कौन कौन सी आयाम होता है, तो विकास का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। ये जो 6 आयाम है ये विकास के विभिन्न आयाम एवं इनका अधिगम से संबंध के बारे में हम समझेंगे। राइट, शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं और मानसिक विकास कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट एंड संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट एंड मनोगत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट। राइट, ये सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो ये वीडियो
बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं उतना ही बताऊंगी जितना आपको सीटेट के अकॉर्डिंग आवश्यक है ना। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा के चक्कर में हम लोग ठीक से अपना सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना सीटेट में होगा, जितना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा, उतना ही हम लोग समझेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, ठीक ना। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक का जो अवस्था होता है उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक ना। सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बच्चे के विकास में किस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए शैशवावस्था, राइट। कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? वो है शैशवावस्था। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होगा वो होगा कि इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। प्रारंभ हो जाता है, समाजीकरण पूरा होता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हो जाता है समाजीकरण बच्चों में, ठीक ना। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। और इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों को जिज्ञासा, कोई चीज़ को जानने का जिज्ञासा जो होता है बहुत ही तीव्र होता है। इसीलिए आप देखते होंगे अपना घर में भी, आप बच्चों को जब खिलौना ला कर देते हैं तो बच्चा क्या करता है, 1-2 बार खेलेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको खोल देगा, है ना। खोल देता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको डांटते हैं और पिटाई करते हैं और उसको यहाँ तक धमकी भी देते हैं कि अब इसके बाद तुमको कोई भी खिलौना लाकर नहीं देंगे। लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि जो आपका बच्चा है उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है उस खिलौने को देखने के लिए, उस खिलौने को समझने के लिए कि आखिर उस खिलौना किस तरह से बनाया गया है ना। उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है और इस तरह से उसका जो प्रवृत्ति होता है, जिज्ञासा की जो भावना होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उस खिलौना को खोल करके, तोड़ करके देखना चाहता है और समझना चाहता है। तो आप अपने बच्चे को उस टाइम डांटे नहीं, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको जहाँ तक समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये खिलौना जो है इस तरह से सपोर्ट करके बनाया गया है, ठीक ना। तो उसका जो मानसिक विकास है वो एक अच्छा रास्ता की ओर ग्रो करेगा, राइट। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था माना गया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से कौन सा काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम है। तो सबसे जो बेस्ट है लैंग्वेज सीखने का, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो है शैशवावस्था, राइट। इस अवस्था में वाक्यों और कैसे की प्रश्न पूछता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछेगा ये कैसे हुआ, राइट। जेसल के अनुसार बालक प्रथम वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दुगना सीख लेता है ना। जेसल के अनुसार ये बालक जो है प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष में जितना सीखेगा उसका दुगना सीख लेता है। यानी सीखने की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, राइट। उसे अच्छी और बुरी, उचित या अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है, राइट। अब सीधी सी बात है, आपके घर में बच्चे होंगे तो 6 वर्ष के अंदर जो बच्चा है उसको क्या पता कौन सी चीज़ अच्छा है, कौन सी चीज़ बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए, है ना। उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। वह वही कार्य करता है जिसमें उसको आनंद आता है, उसको एंजॉय मिलता है।
राइट। शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है ना। हम लोग पहले भी पॉइंट देखे हैं कि इस शैशवावस्था में क्या होता है, समाजीकरण का भावना डेवलप शुरुआत होने लगता है ना, सामाजिकरण की भावना शुरुआत होने लगता है। इस अवस्था में शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, ठीक ना। उसे भी आत्म प्रदर्शन, उसको भी लगता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको मम्मी पापा ये सब अच्छे बोलेंगे, है ना। तो उसको भी आत्म प्रदर्शन की भावना उत्पन्न होती है। उसे ऐसे कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा अपनी इस भावना को व्यक्त करे। उनसे आप अच्छे कार्य करवाइए और उसको गुड, वेरी गुड कहिए। तो इस तरह से जब कहेंगे तो उसमें आत्म प्रदर्शन की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा और आपका बच्चा जो है सही मार्ग पर चलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है, राइट। वो क्या करता है, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, वो कल्पना करता है सारे चीज को, ठीक ना। उसी को संसार समझता है, अतः उसे ऐसे वाक्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो वास्तविक के निकट लाए। उसको इस तरह इस विषय की शिक्षा देना चाहिए जो उसको वास्तविक से रूबरू करवाए, ठीक ना। और देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट है कि मॉन्टेसरी जो पद्धति है, परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि कहानी में क्या होता है, वास्तविक चीज़ नहीं होती, वो काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो जब बच्चा कहानी ज़्यादा सुनेगा तो वो काल्पनिक चीज़ से ज़्यादा निकट जाएगा और वास्तविकता से दूर होते जाएगा। इसलिए यहाँ जो है मॉन्टेसरी पद्धति में जो परियों की कहानियाँ होती है उसको सपोर्ट नहीं किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। देखिए इस तरह से आप सर्कल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है। तो देखिए इस तरह से शैशवावस्था जन्म, पहले से यहाँ से आप समझेंगे कि शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष का होता है, ठीक ना। और आत्म प्रेम की भावना उसमें होती है, शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, दूसरे पे बच्चा निर्भर होता है। संवेग प्रदर्शन, मुख्य भय, क्रोध और प्रेम पीड़ा ये सब होता है। संवेग प्रदर्शन करता है, बच्चे को आप अगर मारेंगे तो वो रोने लगेगा, है ना, या कुछ उसका मन के बात आप नहीं करेंगे तो रोने लगेगा, तो संवेग प्रदर्शन वो करता है। नैतिकता का अभाव होता है, उसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे मतलब नहीं होता है। उसको जिस चीज़ से उसे आनंद आता है, उसे खुशी मिलती है, वही काम करता है, ठीक ना। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ये शैशवावस्था का जो है वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था में होती है, ठीक ना। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, उसका जो मूल प्रवृत्ति होता है उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करना स्टार्ट करता है। तो आप देखिए यहाँ से इस अवस्था में आप उसका मूल प्रवृत्ति को भी पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए और वो कम समय में ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, राइट। तो इसलिए ये सारे कारणों से ये जो अवस्था है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, उसका जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक नहीं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, वो बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख लेगा, है ना। चाहे उस चीज़ के बारे में वो अच्छी तरह से उसका क्या यूज है ये वो जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन वो उसका जो है उसके बारे में वो तुरंत सीख जाएगा। इसलिए इस सीखने की जो प्रक्रिया होता है वो
में बहुत तीव्र होती है, इसकी शारीरिक विकास बहुत तीव्र होती है, राइट। अब देखिए जो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए कि किस तरह से उसको शिक्षा हम देंगे, तो पहले एक टीचर होने के नाते हम सभी को पहले अपने स्टूडेंट को समझिए, आप अपने स्टूडेंट को स्टडी कीजिए कि इस स्टूडेंट में किस चीज़ की इसकी मूल प्रवृत्ति है, इसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस एरिया में इंटरेस्ट है। उसके बाद जब आप बच्चे को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके समस्या के बारे में जान लेंगे, तब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, राइट। तब आपका जो प्लानिंग है वो सक्सेस करेगा, राइट। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है? जिज्ञासा की संतुष्टि, उसको अनेक चीज़ों को जानने का जिज्ञासा होता है, तो उसको आप बताइए, है ना। जैसे वो बोलेगा कि अगर चांद को वो देख रहा है तो वो पूछेगा कि चांद कैसा है, ये जो चांद गोल क्यों है, इस तरह का वो क्वेश्चन करेगा, है ना। कि हम लोग चांद पर क्यों नहीं जा पाते हैं, ठीक है। उचित वातावरण उसको चाहिए, बच्चे को आप जैसा वातावरण देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट होगा, उसका विकास उसी तरह होगा। अगर अच्छा बच्चा, उसका हेरिडिटी अच्छा है लेकिन उसका वातावरण खराब है तो बच्चे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। तो विकास को दोनों प्रभावित करता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों करता है। तो बच्चे को उचित वातावरण दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसको सीखने का जो प्रक्रिया होती है, गति होती है, बहुत तीव्र होती है। अगर आप अच्छे वातावरण देंगे तो आपका बच्चा जो है अच्छे चीज़ को सीखेगा और बहुत ज़्यादा सीखेगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, है ना। उचित व्यवहार उससे कीजिए। क्यों उचित व्यवहार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अभी इसकी विशेषता में पढ़ा था कि बच्चा का अनुकरण करने की क्षमता जो होता है इस अवस्था में बहुत ही तीव्र होता है ना। तो अनुकरण मीन्स आपको देख, आप जैसे आप उसके सामने एक्टिविटी करेंगे आप उसका टू कॉपी करेगा। बच्चा जो है आपका क्या करेगा, टू कॉपी करेगा, ठीक ना। तो आप उसके सामने जिस तरह से व्यवहार करेंगे, अगर आप एक आदर्श व्यवहार करते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स की तरह व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। नहीं तो आप उसको हर हमेशा डांटते रहेंगे तो उसमें डांटने का जो भावना है वो विकसित हो जाएगा और बाद में उसी तरह का हरकत करना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। तो बच्चा को जितना बुक से नॉलेज नहीं होता है उससे कहीं अधिक वो देख करके अनुकरण करके सीख लेता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहा भी जाता है कि अगर कोई मकान आप बना रहे हैं तो उसका जो पिलर होता है, नींव होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि जो पूरा मकान होता है उस पिलर पर डिपेंड होता है। उसी तरह से ये मानिए कि बच्चा है, जो बालक है, उसका ये पिलर है, ठीक ना, नींव है, बेस है। आप जितना इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना इस अवस्था में आप अदर्स चीज़ों को उसके अंदर डालेंगे, उतना ही आगे जाकर आदर्श बनेगा, राइट। तो आप उसके सामने जो है उचित व्यवहार करेंगे, ठीक ना। कभी भी जो है गुस्सा या गलत शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको अनुकरण करता है, ठीक ना। आत्म प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए उसको। अगर उसको कलर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कलर करने दीजिए ना। उसको कलर करने से ये आप नहीं सोचिए कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका जो हैंड है, फिंगर्स है, वो ठीक से पेन पकड़ने के लिए रेडी होता है, वो ठीक से पेन पकड़ने के लिए सीखता है। और उसका जो अट्रैक्शन पावर है वो एकदम अपना आई को सेंट्राइज करके एकदम केंद्र में रखकर वो कलर सही से करेगा।
तो इस तरह से अगर वो कोई चीज़ को ध्यान केंद्रित कर लेता है, कलर करने से क्या होता है, ध्यान केंद्रित भी होता है, तो वो आगे चलकर जब बुक में रीडिंग देगा, बुक को स्टडी करेगा, तो अपना आई को उस पर केंद्रित कर कर रखेगा और ज़्यादा ग्रहण करेगा। राइट। खेल व क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चे का जो इस अवस्था होता है, शैशवावस्था होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना चाहता है, वो ज़्यादा देरी तक कोई चीज़ को स्थिर करके नहीं रख पाता है, तो आप उसको खेल के थ्रू एजुकेशन दीजिए और क्रियाकलाप के थ्रू उसको शिक्षा दीजिए, है ना, एक्टिविटी के थ्रू उसको सिखाइए, ठीक ना। मूल प्रवृत्तियां जो है उसको प्रोत्साहित कीजिए। आप सब ने अभी जस्ट आगे पॉइंट हम लोग देखे थे इसकी विशेषता में कि इस अवस्था में वो अपना मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर भी होने लगता है। तो आप आराम से पहचान लेंगे कि बच्चा इसकी जो मूल प्रवृत्ति है क्या है। तो आप जब मेन चीज़ को पकड़ लेंगे तो उसी को बेस बनाकर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो कम समय में ज़्यादा वो डेवलप करेगा। राइट। तो मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दीजिए, उसको चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा दीजिए, ठीक ना। हालांकि कहा गया है कि मॉन्टेसरी पद्धति जो है जिसमें कहानी से बच्चे को दूर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कहानियाँ के थ्रू बच्चों को मतलब सारा चीज़ आप कहानी के थ्रू ही नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ कहानियों स्टोरी के माध्यम से उसको लर्निंग करवाइए, क्योंकि यह जो कहानी होता है वो उसका कहानी से वो पहले से परिचित होता है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसकी दादी उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाया करती है और वो कहानी के बारे में समझता है, ठीक ना। तो आप कहानी के थ्रू भी उसको एजुकेशन दीजिए, लेकिन पूरा का पूरा एजुकेशन कहानी पर ही डिपेंड नहीं कर दीजिए, ठीक ना। उसको अलग अलग प्रकार के मेथड से एजुकेशन दीजिए। राइट। अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और इसके दौरान जो अधिगम होता है उसको समझेंगे। राइट। तो बाल्यावस्था, यहाँ वाली लिखा गया है, मिसप्रिंट है, आप इसको इग्नोर करेंगे। बाल्यावस्था जो है इसको दो भागों में रखा गया है। पूर्व वाली अवस्था जो 6 से 9 वर्ष तक होता है और उत्तर वाली अवस्था जो 9 से 12 वर्ष तक होता है। राइट। बाल्यावस्था को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, पूर्व वाली अवस्था, उत्तर वाली अवस्था। पहले 6 से 9 वर्ष जो होता है उसको पूर्व वाली अवस्था और 9 से 12 वर्ष का जो होता है वो उत्तर वाली अवस्था। राइट। अब देखिए ये बाल्यावस्था जो है इसके दौरान बच्चा को क्या क्या होता है, जो देखिए प्रथम चरण में बालक की लंबाई एवं भार दोनों में, यहाँ भार लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ भार लिखा हुआ है। तो पूर्व वाली अवस्था में क्या होता है, बालक की लेंथ और वेट दोनों बढ़ते हैं, है ना, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, उसका चिंतन और तर्क करने की जो शक्ति होता है उसका विकास हो जाता है। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बच्चा जो है पढ़ाई के प्रति रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, और भी इसकी विशेषता है। इस अवस्था में बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करता है ना। शैशवावस्था में क्या होता है, वो काल्पनिक जगत में रहता है, सारा चीज काल्पनिक होता है उसके सामने। लेकिन अब जो है बाल्यावस्था में बच्चा जो है वास्तविकता सोचने लगता है, वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना। इस अवस्था में
रुचि परिवर्तन होता है, उसका इंटरेस्ट जो है चेंज होते रहता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और इसमें भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था में सीधी सी प्रश्नों से भिन्न होता है। जो शैशवावस्था में कोई चीज़ कैसे हुआ, ये प्रश्न पूछता था कि जैसे रात है तो रात कैसे हुआ, है ना, दिन कैसे हुआ, है ना। तो अब वो कैसे को छोड़ देगा और क्या प्रश्न करेगा, है ना, यह क्या है। इसके विपरीत हुआ पूछता है, क्या हुआ का विपरीत पूछता है, यह ऐसे क्यों है। इस तरह से पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ। इस तरह के प्रश्न वो पूछता है। अब बच्चा जो है अच्छा और बुरा समझने लगता है। शैशवावस्था में क्या होता था कि बच्चा अच्छा और बुरा नहीं समझ पाता था, उसको जो चीज़ करने में खुशी मिलती थी वही चीज़ करता है। लेकिन अब बाल्यावस्था में वो अच्छा और बुरा को समझने लगता है ना। और इस अवस्था में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश कर जाता है, आपके घर में अगर बच्चा 6 से 12 वर्ष के अंदर का कोई बच्चा है तो इधर उधर वो ज़्यादा घूमता टहलता है, तो उसको आप पिटाई मत कीजिए, आप उसकी जो प्रवृत्ति है उसको समझिए, ठीक ना। आप बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको आप पनिशमेंट कीजिए। तो बच्चा क्यों आपके घर वाले बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति होती है, नेचर ने उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है ना। तो इस दौरान क्या होता है कि इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और बालकों के समूह खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि लेता है। बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अवस्था में जो है बच्चा संग्रह करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाता है, तो वो है बाल्यावस्था, है ना। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व जो होता था वो अंतर्मुखी होता था, वो अपने आप से मतलब रखता था। लेकिन अब बाल्यावस्था में वो क्या हो जाएगा, वो बहिर्मुखी हो जाएगा, वो सभी से मतलब रखता है, ठीक ना। इस अवस्था में बालकों में रचनात्मक कार्य में विशेष आनंद आता है, उसको रचनात्मक कार्य करने में आनंद आता है। तो आप इस अवस्था में उससे रचनात्मक कार्य ज़्यादा करवाएंगे, है ना। वह साधारण घर से बाहर किसी प्रकार कार्य करना चाहता है, जैसे बागवानी, जंगलों से लकड़ी की वस्तुओं बनाना आदि। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। बागवानी मीन्स अपने घर के जो गार्डन होता है उसमें एक से एक तरह का वो प्लांट को ग्रो करेगा। तो देखिए इस अवस्था में आप अपना जो अर्थ है उसको अर्थ को सेविंग करने का भी उसको मेथड बता सकते हैं कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, है ना। प्लांट का जो मेरिट होता है उससे आप उसको कनेक्ट करवाइए। तो ये सारे चीज़ आप करवा सकते हैं। यहीं से जो है बच्चे को अच्छे गुणों का भंडार को आप डेवलप कर सकते हैं, है ना। इसके विपरीत लड़कियां घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती है। लड़कियां क्या होती है, अब वो धीरे धीरे अपनी मम्मी को, दीदी को देख करके जिस तरह से घर में काम करती है उस तरह से कार्य करना चाहने लगती है। घर में ही वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब काम जो है करने के लिए चाहती है ना। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। देखिए शैशवावस्था में मानसिक विकास उतना तीव्र गति से नहीं होता है जितना बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होती है, इसलिए VVI इसके नीचे आप डाल लीजिएगा। इसलिए इस अवस्था में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है, वह पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। जब उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है और यही कारण है कि अपना स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगता है, राइट।
और लॉजिकल थिंकिंग का जो पावर है वो भी डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न मेथड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था में डिफरेंट मेथड का यूज करना चाहिए, तो बाल्यावस्था में। 3 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो होता है बिना मतलब बिना उद्देश्य का इधर उधर घूमने का प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। और दूसरा समूह में खेलने की प्रवृत्ति होती है, और इसका जो मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र होता है, ठीक है। और बच्चे वास्तविक जगत में एंट्री ले लेता है, और उसको आप एजुकेशन दे रहे हैं तो अलग अलग मेथड से दीजिए, ठीक ना। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा गया है। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचिंग एग्जाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी विशेषता क्या है? नैतिक गुणों का विकास हो जाता है ना, वैल्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है ये सारे चीज़ का जानकारी हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, स्टोर करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता होता है ना। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाता है। वो जो मानसिक योग्यता जो होता है, क्योंकि मानसिक विकास इसमें बहुत तीव्र होता है बाल्यावस्था में, इसलिए मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता देखा गया है इस अवस्था में। कोई चीज़ जानने का जिज्ञासा बहुत अधिक रहता है, क्यों कैसे ऐसे कर करके वो प्रश्न पूछेगा। आपका घर में ही कोई बच्चा होगा अजीब अजीब सा क्वेश्चन करता है, उसके पेरेंट उससे तंग आ जाते हैं। खुद मैं भी अपने बच्चे से तंग आ जाती हूँ और बोलती हूँ कि अब तो तुम चुप करो, लेकिन हमें वैसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप वैसा नहीं करेंगे। उसका जो जिज्ञासा होगा आप उसके बाद उसको शांत करेंगे, आप उसके बारे में जो उसको पूछने जानने का आवश्यकता होगा उसके बारे में आप बताएंगे, है ना। वास्तविक जगत से संबंध रखता है, वो वास्तविकता को जानना चाहता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ शिक्षा का स्वरूप क्या है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप है नैतिक शिक्षा, आप उसको दीजिए, है ना। देश प्रेम की भावना यहीं से आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक ना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था कीजिए। पाठ्य जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके साथ जो कोकलर एक्टिविटी जो होता है तो उसमें भी उसको पार्टिसिपेंट करने के लिए कहिए, उसमें इंटरेस्ट होता है ना। पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। संवेगों का प्रदर्शन करने का अवसर उसे दीजिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कीजिए, है ना। अगर वो संचय करता है, स्टोर करता है, तो उस प्रवृत्ति को उसको प्रोत्साहित कीजिए, है ना। आप बच्चे को कहिए कि जो डेली वो जो न्यू वर्ड सीखता है उसको वो अपना एक डायरी में मेंटेन करेगा, है ना। या तो फिर वो उसका जो डेली प्लानिंग होता है दिन भर में करने का उसको वो नोट करेगा। इस तरह की आप उससे एक्टिविटी करवा सकते हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ने जाना था कि बच्चा एक से एक चीज़ें पूछेगा, है ना, कि स्टार क्यों देखते हैं, सन से लाइट क्यों मिलता है ना। हम बच्चे इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग भी क्यों नहीं उड़ पाते हैं भाई, क्रो उड़ता है ना, बर्ड्स इतना सारे उड़ते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो ये ऐसे सारे चीज़ को वो पूछेंगे। एंट के बारे में पूछेंगे कि एंट जो है अपने कतार में क्यों चलते हैं, वो अपने बॉडी से ज़्यादा वेट क्यों उठा लेते हैं। तो इस तरह का वो क्वेश्चन करेंगे
तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना चाहिए, है ना। रोचक विषय सामग्री उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं तो उसके मन में एक ऊब फील होगा। इसलिए आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को उसके सामने रखिए। भाषा के ज्ञान पर बल दीजिए, लैंग्वेज पर बल दीजिए, वो लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेगा। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि होती है, इसमें जो सामूहिक प्रवृत्ति होती है उसकी तुष्टि होती है। इस तरह से बाल्यावस्था जो है उसकी ये शिक्षा का स्वरूप है। ये सारे बात को आप ध्यान में रख के एक बच्चा को अच्छे तरह से शिक्षा को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हम अब जानेंगे थर्ड पॉइंट, किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। सबसे पहले आप समझिए कि किशोरावस्था, हम सभी किशोरावस्था को क्रॉस कर चुके हैं, है ना। हम सभी इस अवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं, भले ही हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्योंकि उस समय हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखकर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। किशोरावस्था जो होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किसी बुक में 13 to 19 ईयर भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था को टीन एज कहा जाता है। टीन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि टीन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीन को जल्दी मतलब हिट करने में टाइम बहुत कम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम बहुत कम लेता है, ठीक ना। इसीलिए किशोरावस्था को टीन एज भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेंगे और बहुत जल्दी गुस्सा ख़त्म भी कर देंगे, है ना। बात बात पर वो बहुत गुस्से हो जाएंगे और बहुत जल्दी वो गुस्सा ख़त्म भी कर देते हैं, इसलिए इसे टीन एज कहा जाता है, ठीक है। और कोई बुक में इसे 12 to 18 वर्ष भी माना गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक ना। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। जैसे हम लोग बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बांटे थे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ भी हम किशोरावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 से 15 वर्ष के बीच होता है, और दूसरा जो है वो उत्तर किशोरावस्था जो 15 से 18 वर्ष के बीच होता है, ठीक ना। स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को तूफान और तनाव का नाम दिया है, ठीक ना। तूफान और तनाव का नाम इसलिए दिया है, इसमें सारी चीज़ का चेंज होने लगता है, इसमें शारीरिक चेंज इतना अधिक होता है कि बच्चे अपने आप को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो तनाव में आ जाते हैं। उसमें अंदर आंतरिक चेंजेज भी बहुत ज़्यादा होता है ना। दोनों बाह्य चेंज और आंतरिक चेंज दोनों होता है, और वो उसको समझ नहीं पाते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे कोई बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है तो उसके पेरेंट्स बात में कहेंगे कि तुम अब बच्चे नहीं हो, किस तरह का हरकत करोगे, है ना। और इस तरह के बोले कि तुम अब बच्चे नहीं हो, इस तरह का हरकत करता है। लेकिन कुछ टाइम ये भी बोलेंगे कि लगता है कि अपने आप को कितना बड़ा समझता है ना। तो ये दोनों बात सुनकर बच्चा में जो होता है द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाता है। मैं खुद इसको प्रैक्टिकल वे में देखी हूँ। बच्चा को समझ में नहीं आता, वो खुद बोलता है कि आप तो हमको कभी कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो, उसके बाद आप कभी बोलते हैं कि आप बड़े जैसा व्यवहार क्यों करते हो, बच्चे हो तो बच्चे जैसा रहो। तो इस तरह से उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वह है तो क्या है, ठीक ना। तो उसके मन में ढेर सारा द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, और इस अवस्था को मनोद्वंद्व का अवस्था भी कहा गया है। इसमें इसका प्रमुख लक्षण भी होता है, राइट। ये जो नोट्स है मैंने बहुत
मेहनत से इकट्ठा की है, क्योंकि मैंने जब सीटेट देती थी, मैं लगातार 4-5 बार सीटेट को पास किया है, तो मैंने सोची कि चलो ये सारे इम्पोर्टेंट नोट को आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये जो किशोरावस्था है, तो ये इसको द्वंद्व की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर वो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसको कभी कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो कि इस तरह का हरकत कर रहे हो, है ना, और कभी कभी कहते हैं कि ये अपने आप को ऐसा सोचता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है ना। तो कोई भी उसको, तो बच्चा सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमको बच्चे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम बच्चे अब नहीं हो, तो ठीक है मैं बड़े हो गए हूँ, लेकिन ये भी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अपने बराबर वो हमें क्यों नहीं सोचते हैं, है ना। तो इस तरह का जो द्वंद्व है उसके मन में उत्पन्न होता है, और इसलिए इसे द्वंद्व की अवस्था भी कहा जाता है, राइट। किशोर इस अवस्था में अपने को बड़े के बराबर मानता है, और उसे लगता है कि बाकी लोग उसे अपने बराबर क्यों नहीं समझते हैं। इस बात को लेकर मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, इसलिए द्वंद्व की अवस्था कहते हैं, राइट। 12 से 14, ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 12 से 14 वर्ष के आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियां की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक ना। यानी 12 से 14 वर्ष के आयु में लड़कियां ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, और 14 से 18 वर्ष के आयु में लड़कियों के अपेक्षा लड़का की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ सीखे हैं कि 12 से 14 वर्ष के बीच जो होता है लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष के बीच जो है लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, ठीक है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, है ना। इस काल में क्या होता है कि प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रति जागृत होने लगती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, अस्थायी तो आने लगता है ना, अस्थायी तो आने लगता है। यौन समस्या जो है इस अवस्था का मूल समस्या है, प्रमुख समस्या है, इससे विचलित हो जाते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी समस्या जो है यौन समस्या होता है। इस अवस्था में जीवन के तूफान का काल कहा जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है ना। मित्रता में प्रागाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है, अतः उपरोक्त परिवर्तन के कारण कुछ खतरनाक परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, जैसे यौन रोग, यौन दुर्व्यवहार, HIV संक्रमण एवं नशीली दवाओं का सेवन का शिकार बन सकता है। अतः इस अवस्था में एक पेरेंट्स को, एक अच्छे मित्र को उसे सही गाइडेंस देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में इतना सारा चेंजिंग होता है कि उसे वो समझ नहीं पाता है, ठीक ना। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे ताकि हमें सारे कुछ एक जगह समझ में आ जाए। किशोरावस्था की विशेषता, राइट। व्यवसाय का चुनाव इस अवस्था में करता है। यहाँ तक आप देखते हैं जब 10th पास करता है उसके बाद सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन करना होता है यहाँ, तो ये भी एक विशेषता है। और व्यवहार में विभिन्नता होता है, व्यवहार में चेंजिंग आता है,
अधिकतम मानसिक विकास होता है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है, उसका शरीर का जो परिवर्तन होता है तीव्र गति से होता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, वो स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि इतने सारे चेंजेज होता है उसमें, वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता है, ठीक ना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है और अगर उसे कोई स्वतंत्र में बाधा पहुंचाता है तो वो विद्रोह करता है, ठीक ना। काम शक्ति का परिपक्व आता है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है इसमें और समाज सेवा की भावना भी इसमें जागृत होती है। इस अवस्था में दोनों भावना जागृत होती है। अगर आप इसको अच्छे कामों में लगाएंगे तो इसके अंदर अच्छी चीज़ करने का विकास हो जाएगा। यहीं से इस अवस्था में जो है वो भगवान के प्रति, पहले जो स्टार्टिंग में है भगवान के प्रति उसे अंधविश्वास होता है, वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाद जब लास्ट किशोरावस्था आता है तो वो धीरे धीरे भगवान के प्रति भी विश्वास करने लगता है, ठीक ना। इसमें समाज सेवा की भावना जागृत होता है, यह अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो ऐसे बालकों को इस अवस्था में अच्छी तरह से गाइडेंस करने की ज़रूरत होता है, ठीक ना। अगर ये सारे अवस्था में आप बच्चों को गाइडेंस कर देंगे, अच्छे से मार्गदर्शन दे देंगे तो बच्चा कभी भी आगे चलकर नहीं बिगड़ पाएगा, वो हमेशा एक आइडियल रहेगा, राइट। अब इसकी शिक्षा में क्या हम इसका जो ये समस्या, इसका ये किशोरावस्था का जो समस्या है उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग शिक्षा का स्वरूप देखेंगे। तो इसका जो समस्या क्या है, समायोजन की समस्या होती है क्योंकि उसका शारीरिक चेंज होता है, इंटरनल चेंज होता है, एक्सटर्नल चेंजेस होता है, तो उसका समायोजन करने में जो है इसकी समस्या होती है। धार्मिक रीति रिवाज में अविश्वास रखता है, मैंने बोली कि उसको भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है लेकिन लास्ट में वो विश्वास करने लगता है। असुरक्षा की भावना होता है, यौन संबंधों की समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है ये। व्यवसाय संबंधी समस्या होता है, उसे लगता है कि क्या करें, सब्जेक्ट का ही बात करें तो वो अपने घर में किसी भी आदमी से पूछता है, जब वो 10th पास कर जाता है तो पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम ले। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में है और वही सब्जेक्ट को रेफ़र करना चाहिए, राइट। मैं ये सब अपना प्रैक्टिकल वे से की हूँ, ठीक ना। मैं बहुत सारे बच्चे को गाइडेंस भी की हूँ। मानसिक उलझने होते हैं, है ना, उनके मन में तरह तरह की बातें आते रहती है और उलझन में वो फंसा हुआ रहता है। शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या आता है, स्वतंत्रता संबंधी समस्या आता है, आत्मसम्मान एवं स्वयं को सिद्ध करने की समस्या आता है। वो अपने आप को सोचता है मैं अपने आप को सबके सामने एक आदर्श के रूप में दिखाऊं, मैं ही हूँ, सबके सामने ऐसा मैं करके दिखाऊं कि मैं भी एक। किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं वो इस तरह से थी। अब हम लोग देखेंगे कि इसका शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, एक टीचर को कौन सी बातों को ध्यान में रखकर इसका शिक्षा देना चाहिए। तो यौन शिक्षा देना चाहिए, है ना, यौन शिक्षा इस अवस्था में देना चाहिए, ठीक है ना। जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो शांत होगा। नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसका जो उचित मेथड है उसको आप यूज करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देंगे, है ना। इस अवस्था में आप एक ही मेथड से नहीं एजुकेशन देंगे, अलग अलग मेथड से देंगे क्योंकि इस अवस्था ऐसा अवस्था है कि अलग अलग तरह की प्रवृत्ति का डेवलपमेंट होता है। जीवन दर्शन की शिक्षा दीजिए आप इसमें, मानसिक सामाजिक संबंधों की शिक्षा दीजिए, आप समाज के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा दीजिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा दीजिए, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दीजिए, किशोर का निर्देशन कीजिए और किशोर के महत्व को भी मान्यता दीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसका इम्पोर्टेंस का वैल्यू देंगे तो वो आपका बात मानेगा, वो आपको
सर्वश्रेष्ठ समझेगा, है ना, तो उसको महत्व दीजिए आप। ये नहीं कि तुम कुछ नहीं हो, ऐसे नहीं, उसका भी वैल्यू, आप उसका सम्मान कीजिए, ठीक ना। इस तरह से आज हम लोग ये जो है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम को देख लिए हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे विकास के विभिन्न आयाम, ठीक ना, और उनका अधिगम से संबंध। उसके बाद हमारा जो ये 1 यूनिट है CDP का वो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसी तरह से सारा यूनिट करवा दूंगी, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सीटेट में जो है 30 में 28 प्लस आप मार्क्स आराम से ले पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यह जो है मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।